स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू विद द राउल्ट्स लॉ। तो कल हमने राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट किया था एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टू लिक्विड्स हैं, वन इज़ वाटर एंड सेकेंड इज़ बेंजीन C6H6, ओके। और आपने इसको एक इस तरीके से बीकर में ले लिया, ठीक। ये अब इसमें शो कर देते हैं कि जैसे ये जो आपके पास सिंपल हमने बनाई है लाइंस, ये अगर वाटर है और इसमें जो राउंड लगाया हुआ है, ये राउंड टाइप के, ये बेंजीन है, ठीक है। तो ये आपके पास इसे हमने इसे शो किया है वाटर के लिए इस लाइन को, और वाटर बेंजीन के लिए C6H6 के लिए हमने ये राउंड शेप ली, ठीक। अब दोनों ही ये कैसे हैं? वोलेटाइल। जरा ध्यान देना, दोनों ही वोलेटाइल हैं। इट मीन्स दोनों ही वेपर्स बनाएंगे, तो वेपर्स बन जाएंगे। अब इस वेपर्स जो होंगे दोनों के होंगे, इसमें वाटर के भी और बेंजीन के भी। अब मैं जिनके ऊपर राउंड लगा देता हूँ वो मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन के वेपर्स हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, देखो, क्योंकि नीचे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो ऊपर जो वेपर्स हैं वाटर के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो वेपर्स हैं किसके बनाए हैं हमने? वाटर के। और जिनके ऊपर राउंड लगाया हुआ है वो किसके हैं? बेंजीन के। अब सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि बेंजीन का अमाउंट कम है तो उसके वेपर भी कम बनेंगे। अब सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ही वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। यही कहा था राउल्ट्स लॉ ने। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर, अब नाउ व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं बेंजीन के, और ये कुछ प्रेशर लगाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, और उसको शो करेंगे C6H6 लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, C6H6। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन X C6H6। जितना अमाउंट इस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा बेंजीन का, उतना ही इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और फिर हम इसको अगर इक्वल करना होगा तो वो क्या होगा? P C6H6 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे लगाओगे P नोट C6H6। P नोट C6H का मतलब होगा, अगर आपने बेंजीन को एक सेपरेट वेसल में लिया तब बेंजीन के वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा, और वो प्रेशर होगा उसकी प्योर स्टेट में, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स नहीं है। उस प्रेशर को बोलते हैं हम P नोट। P नोट का मतलब होगा उस कंपोनेंट का प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पर इक्वल लगाने के लिए ये P नोट ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये था हमारे पास राउल्ट्स लॉ। एंड अब मैं आता हूँ सिंपल टर्म पर। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, आप देखो हम इसको लेते हैं A और B से। 2 कंपोनेंट हैं, एक A कंपोनेंट, एक B। A का मतलब आप सॉल्वेंट मान लो, A का मतलब सॉल्यूट, मीन्स दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों ही लिक्विड हैं, बट इसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये सॉल्वेंट बन गया, और B क्या हो गया? सॉल्यूट, इसका अमाउंट कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना प्रेशर ज़्यादा। देन PA इज इक्वल टू P नोट A इंटू XA। अगेन PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नोट B। देन PB इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, PB is directly proportional to XB, means partial pressure of B is directly proportional to its mole fraction. Now PB is equal to P naught B, means pressure of that component in pure state and multiplied by its mole fraction। और यही है हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक। और अब इस टोटल सोल्यूशन का कितना प्रेशर होगा उसको लिखते हैं हम P टोटल। अब पता ही है जो प्रेशर लगाया है वेपर फेज ने वो कितना लगाया है? एक तो ये लगाया है PA, और एक क्या लगा है यहाँ पर? PB, ठीक है। PA प्लस PB। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PA कितना हो गया? PA की वैल्यू कितनी है? P
पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी की वैल्यू पी नोट बी इंटू एक्स बी। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। इसमें दोनों के ही वेपर बनेंगे, लेकिन अगर आपने एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सोलवेंट तो आपके पास वोलेटाइल है, बट सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जैसे कि वाटर के अंदर शुगर, ग्लूकोज, यहाँ आपने सोल्ट को ऐड कर दिया, उससे क्या होगा, जो सोल्यूट है उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अब जब वेपर नहीं बनेंगे तो प्रेशर भी नहीं होगा। तो मान लो सोल्यूट बी था तो नो प्रेशर, नो वेपर, नो प्रेशर, तो कोई काम ही नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देन इन दिस कंडीशन पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। इट मीन्स उस केस में टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सोलवेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल ही होगा, क्योंकि सोल्यूट के वेपर्स ही नहीं है तो प्रेशर भी नहीं आएगा। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोलवेंट, ठीक, और वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, ठीक। अब आते हैं हम आगे कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने या ना फॉलो करने के बेसिस पर सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बड़े इसको देखो हम पहले कर चुके हैं बड़े आराम से, अब दोबारा करेंगे एक बार और। 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा सॉल्यूशन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम ट्राई करेंगे कि आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर दें जितना हो सके, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब वो होगा जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो इट विल फॉलो राउल्स लॉ। एंड नॉन आइडियल इज दैट विच विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ, तो इट विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ। हम इसको आर एल कर देते हैं राउल्स लॉ को, ठीक है। तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल। अब जरा देखो, ध्यान देना, इसमें आपको समझना ज़्यादा है, समझने वाली बातें थोड़ी इसमें ज़्यादा हैं। देखो अब राउल्स लॉ को फॉलो कौन कौन से लिक्विड करेंगे, ध्यान देना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज राउल्स लॉ, पी टोटल, या फिर पी मान लो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये होता है, ठीक। अब अगर आपने 2 सॉल्यूशंस को मिलाया और जो उसके बाद जो आपके पास प्रेशर आया वो उतना ही आया जितना कि राउल्स लॉ की कैलकुलेशन के मुताबिक आता है। मीन्स राउल्स लॉ ने क्या किया, आपने क्या किया कि दो लिक्विड्स को मिक्स किया, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया, फॉर एग्जांपल वाटर और बेंजीन, ठीक। और आपने पता लगा लिया बाय द न्यूमेरिकल मेथड, जो आपको पता भी है, बाय यूजिंग द मोल फ्रैक्शन मेथड, आपने पता लगा लिया कि ये वैल्यू जो है पी नोट ए, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए पी नोट ए की वैल्यू है 10 और एक्स ए की वैल्यू अब देखो कितना होगा, मान लो ये -0.7 आ गई, प्लस पी नोट बी की वैल्यू आपको हो सकता है दी हुई हो 15 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, देखो यहाँ 0.7 था तो 2 जो होता है आपका मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 में से 0.7 यहाँ आ गया, ये 0.3। अब यहाँ पर 0.7 प्लस 0.45, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.15। ये इसको आया सोल्व करके बाय न्यूमेरिकल मेथड। अब अगर आप लेबोरेटरी में डिवाइस की हेल्प से प्रेशर कैलकुलेट करते हो और वो भी वही आता है जो आया न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे आया, बाय अप्लाइंग द राउल्स लॉ, यानी कि जो आपने डिवाइस या जो मशीन या जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से प्रेशर निकाला वो उतना ही आ रहा है जितना कि राउल्स लॉ ने बोला था। इसका मतलब ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब राउल्स लॉ को कौन से सॉल्यूशन फॉलो करते हैं पहले वो समझना। देखो राउल्स लॉ में ना कुछ थोड़े छोटे पॉइंट्स हैं, आप उन्हें समझोगे ना तो ये चीज़ें बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। पहली चीज़ तो ये इसका डिफरेंस में अगर आया। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि राउल्स लॉ में
डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मतलब समझोगे ना तो आपको बाकी कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। मीन्स जो सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करे और जो आइडियल हो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। देखो वॉल्यूम 0 नहीं होगा, यहाँ मैंने ये नहीं कहा है कि V इज इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस आना, कुछ चेंज आना। डेल्टा V इज नॉट 0, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, 100 ml वाटर लिया और 50 ml आपने बेंजीन ले लिया C6H6, और इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आपने देखा कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो 150 ml ही आया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। देखो आपने जब लिया ही था मीन्स 100 ml आपने वाटर ले लिया, 50 ml बेंजीन ले लिया, दोनों को मिलाया, कितना आया 150, मीन्स बीकर में देखा आपने 150 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो राउल्स लॉ में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सोल्यूशन नॉन आइडियल हुआ तो वॉल्यूम बढ़ सकता है या कम हो सकता है। मीन्स वो 150 से ऊपर, 151 भी ऊपर ही हो गया, या 149 ये शो करे, तो ये समझ जाना कि ये सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वो कैसे, देखो इसमें क्या होता है, राउल्स लॉ के जो सोल्यूशन होते हैं ना, जो बनते हैं उसमें, अब देखो जरा थोड़ा ध्यान देना, आपके पास मैं मान रहा हूँ ए का मतलब है सोलवेंट, तो सोलवेंट और सोलवेंट के पार्टिकल के बीच में देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही है। अब वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड क्यों होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ए वाटर के बीच में अट्रैक्शन है, ऐसे ही बी और बी इसके पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन है। मीन्स बेंजीन भी लिक्विड है, उसके पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन होगी। देखो राउल्स लॉ जो है वो लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, और लिक्विड के पार्टिकल में अट्रैक्शन होती है तभी वो लिक्विड है, अदरवाइज दे विल चेंज इनटू गैस। अब इधर तो सोलवेंट पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हुई, इधर सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हुई। अब जैसी अट्रैक्शन सोल्यूट के बीच में है, वैसी ही अट्रैक्शन अगर सोलवेंट के बीच में है। इसका मतलब दोनों लिक्विड का नेचर लगभग एक जैसा होना चाहिए, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल बनेगा। ये सबसे बड़ी बात थी जो मुझे समझानी थी कि आपके पास आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सोल्यूट और सोलवेंट वो उन दोनों का नेचर लगभग एक जैसा हो। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो आपका सॉल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा, दैट विल बी नॉन आइडियल। अब अगर उनका नेचर एक जैसा है, और लिक्विड का नेचर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन के ऊपर। तो जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है वैसा ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में है। अब उन दोनों को अगर मिलाओगे, मीन्स आपने क्या किया, वाटर और बेंजीन को मिला दिया। अब मिलाने पर क्या होगा, वाटर के पार्टिकल और बेंजीन के पार्टिकल, ये हो गया ए बी, यहाँ ए था बी बी था, ये बन गया ए बी। अब वाटर और बेंजीन के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी, और वो वैसी ही होगी जैसी अट्रैक्शन वाटर के बीच में है और बेंजीन के बीच में है, यानी कि सेम टाइप की अट्रैक्शन है, उसमें ना तो वो वीक है ना ही स्ट्रॉन्ग है। अब जरा समझो, अगर मान लो, ये देखो काम आएंगे आपको, इसी कंसेप्ट में आगे काम आएंगे, मैं यहाँ लिखूँगा तो नहीं चीज़ों को, बड़े काम आएंगे। देखो अगर अट्रैक्शन ये है, मान लो एक स्टैंडर्ड है, अगर ये अट्रैक्शन वीक हो गई तो पार्टिकल क्या है, दूर जाएंगे। पार्टिकल दूर जाने से क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दूर चले जाएंगे तो क्या है, मोर स्पेस लेंगे। अब अगर जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, पार्टिकल और नज़दीक आएंगे, अब क्या होगा, वो कम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो पार्टिकल नज़दीक आएंगे, वो कम स्पेस लेंगे, ठीक। और अगर उनके बीच में अट्रैक्शन वीक हुआ, पार्टिकल दूर चले जाएंगे, मोर स्पेस लेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब
आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ए और बी, सोल्यूट सॉल्वेंट में वही अट्रैक्शन होगी जो सोल्यूट सोल्यूट में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होती है। तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज सेम एज लाइक द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, इस वजह से ही वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन तब बनते हैं जब दो लिक्विड के बीच में उनके नेचर में डिफरेंस हो। ठीक, अब जैसे आपने वाटर ले लिया, मैं इस वाटर लेता हूँ, जैसे कि आपने बेंजीन और अल्कोहल ले लिया। ठीक है, बेंजीन और अल्कोहल, तो क्या होता है बेंजीन में? तो देखो बेंजीन नॉन पोलर हो गया और अल्कोहल कैसा हो गया? अल्कोहल जिसमें H बॉन्ड बनेगा। तो बेंजीन और अल्कोहल के बीच में डिफरेंस है। बेंजीन कांट मेक H बॉन्ड बट अल्कोहल कैन मेक H बॉन्ड, तो उनके नेचर में डिफरेंस आ गया। अब उनके नेचर में डिफरेंस आने की वजह से जो अट्रैक्शन वाटर के बीच में है, अब देखो वाटर का मतलब मैं ले रहा हूँ A, जो अट्रैक्शन वाटर के बीच में है वैसी अट्रैक्शन बेंजीन के बीच में नहीं होगी। बेंजीन में अट्रैक्शन वीक होगी क्योंकि उसमें H बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड होगा? वंडरवॉल, वो वीक फोर्स है, तो पार्टिकल दूर दूर होंगे। वाटर के अल्कोहल में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल नज़दीक होंगे। और अब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो या तो ये जो अट्रैक्शन है इन दोनों से अलग होगी, या इन दोनों से कम होगी, या फिर इन दोनों से ज़्यादा। इस तरीके से होगा ये। यानी कि आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन तब बनेंगे जब आप दो ऐसे लिक्विड्स लोगे जिनका नेचर डिफरेंट होता है, और जब उन दोनों को मिला के कुछ बनेगा वो भी एंटायरली अलग बनेगा। अब उसमें डेल्टा V जीरो नहीं होगा, मींस वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आएगा। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। देखो मतलब कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि कम हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। वो कैसे? अगर A और B के बीच में जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, कम स्पेस लेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन उनके बीच में जो अट्रैक्शन बन रही है वो वीक हुई, पार्टिकल दूर जाएंगे, मोर स्पेस लेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो डेल्टा V को मोर देन और लेस देन जीरो शो करेंगे। ठीक, एंड थर्ड थिंग, जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनमें डेल्टा H इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, और नॉन आइडियल में डेल्टा H जीरो नहीं होगा। वो क्यों? देखो डेल्टा H का मतलब है हीट का रिलीज़ होना। हीट का रिलीज मतलब एनर्जी का बाहर निकलना, टेम्परेचर का इवॉल्व होना। मीन्स आपने दो लिक्विड मिलाए तो मान लो दोनों रूम टेम्परेचर पर थे, तो रूम का टेम्परेचर था 29 डिग्री सेल्सियस, बट आपने उनको मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद टेम्परेचर भी 29 ही आ रहा है। फिर तो क्या हुआ? डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो, कि हीट में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन क्या हुआ? आपने दो लिक्विड्स मिलाए और रूम टेम्परेचर था 29, बट आपके लिक्विड का टेम्परेचर 29 से ऊपर या नीचे आ गया 30 और 28। तो इसका मतलब क्या है? कुछ या तो अब हीट निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, तो वहाँ डेल्टा H इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब समझना, देखो क्या इस दोनों का आपस में वैसे रिलेशन है। देखो ज़रा समझो, जब ना एक बॉन्ड बनता है तो हीट बाहर निकलती है, और जितनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ उतनी हीट भी ज़्यादा बाहर निकलेगी। अब अगर A और B दो लिक्विड के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब कि उनके बीच की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बढ़ गया। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो कब हुआ होगा? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना होगा। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब उसमें से हीट निकलती है। यानी कि अगर तो A और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पहले वाले बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यानी कि डिवीजन आ गई। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हीट क्या होगी? निकलेगी। और अगर बॉन्ड वीक हो रहा है, वीक होने का मतलब है उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, एनर्जी लेने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया है? वीक। तो वो कुछ वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर बॉन्ड कैसा हुआ? वीक। और वो अब देखो यहाँ पर सारा समझना है चीज़ को और भी।
अब डेल्टा एच यहाँ पर 0 क्यों है? क्योंकि जो दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ए और दोनों लिक्विड मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, तो यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। बस इतना ही लिखना है आपने, फालतू नहीं करना है, बाकी सब चीज़ें समझने वाली हैं। और वहाँ पर कुछ चेंज आएगा टेम्परेचर में। अब मैंने बता दिया है आपको, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हीट बाहर निकलेगी, बॉन्ड वीक बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी। इसको ज़रा समझना आप। इस चीज़ को मैं अब आइडियल्स नॉन आइडियल सोल्यूशन को ही मैं अब यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो हमने देखो एक तो कर लिया आइडियल, एक कर लिया नॉन आइडियल। अब जो नॉन आइडियल है ये भी फर्दर 2 टाइप्स में है। अब हमें नॉन आइडियल सोल्यूशन को ही स्टडी करना है, ठीक। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल आर दोज विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन आइडियल का मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब ये हुआ नॉन आइडियल का। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो शो करते हैं पॉजिटिव डिविएशन, and second type are those which show negative deviation, ठीक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन शो करने वाले 2 आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गए। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो। देखो क्या बोला उसने आपके राउल्स लॉ ने, दैट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब मान लो ये वैल्यू आ गई, पी नॉट ए का मतलब आ गया मान लो 20 एंड एक्स ए का मतलब आ गया 0.8, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। अब ये तो आई बाय द राउल्स लॉ, बट जब आपने इसको मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट की तरह की हेल्प से मेज़र किया तो हो सकता है ये आ जाए 1.8। यानी कि क्या हुई, ये वैल्यू ज़्यादा आई as compared to the value that we calculated by using the Raoult's law। कि आपने राउल्स लॉ को यूज़ करके जो वैल्यू बनाई थी या जो आनी थी उससे फालतू आई, तो उसे वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव डिविएशन। और ऐसे ही अगर इसको करके आया 1.6 बट आप रियलिटी में मेज़र करते हो मशीन से 1.4 आ रहा है, वो कम आ गई, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर हम सोच रहे थे कि बाय यूजिंग द राउल्स लॉ, आपने मतलब इसको मैं ऐसे मान लो कि आपने एक बनाया फार्मूला 4 × 4 16 है, ये तो बाय रूल है। लेकिन जब आप कहीं पर जाओ और उसको नोट करो कि वो 4 × 4 16 की बजाय 12 या 18 आ रहा है, मीन्स वैल्यू जो आनी चाहिए थी बाय द रूल वो नहीं आ रही है, तो उसे बोलते हैं डिविएशन होना। डिविएशन का मतलब होता है रूल से हट जाना, कि रूल को फॉलो ना करना। अब रूल फॉलो ना करने पर जो रीडिंग आ रही है वो ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी। अगर ज़्यादा आए तो वो पॉजिटिव डिविएशन, जैसे यहाँ रूल से आनी थी आपके पास 1.6, आए कितनी 1.8। ऐसे ही रूल से आनी थी 1.6, आई कितनी 1.4। लेस आई नेगेटिव डिविएशन, ज़्यादा आई पॉजिटिव डिविएशन। इट मीन्स द सॉल्यूशन in which the vapor pressure is more than as calculated by the Raoult's law, these type of solutions show positive deviation, and those solution in which the pressure is less than as calculated by the Raoult's law, it shows negative deviation। ठीक आई बात समझ। अब इसको जरा समझना, किस कंडीशन में पॉजिटिव डिविएशन आएगी और किस कंडीशन में नेगेटिव डिविएशन। देखो पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है प्रेशर का बढ़ जाना। अब प्रेशर कब बढ़ेगा, जब जल्दी बॉइलिंग होगी, जब जल्दी वेपर बनेंगे। और वेपर जल्दी कब बनेंगे, जब उनके बीच में अट्रैक्शन वीक होगी। यानी कि देखो ये अट्रैक्शन हुई ए के बीच में, ये अट्रैक्शन हुई बी के बीच में, आपने मिलाया ए बी को, वाटर एंड बेंजीन को, और इसके बीच में ए बी ये जो बना, देखो मैं बॉन्ड को अगर बड़ा बना रहा हूँ, जितना बॉन्ड को मैं बड़ा बनाऊंगा उतना वीक, यानी कि बॉन्ड ये और ये से वीक बना।
बॉन्ड जितना भी बड़ा बनेगा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, वीक हो जाएगा। अब वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जब ये टूटेगा ए अलग बी अलग तो क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। तो ध्यान देना, जितना आपका बॉन्ड स्ट्रोंग होगा वीक होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। यानी कि पॉजिटिव डिविएशन फालतू बन रहे थे, यानी कि ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या इंटरेक्शन है वो ए और बी से भी वीक होगी। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सोलवेंट शुड बी वीकर देन द सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये शो करते हैं आपके पॉजिटिव डिविएशन। बट आपने क्या किया, ये ए और ये बी, इन दोनों को मिलाया और जो बना ए बी, छोटा बॉन्ड है मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ए बी के बीच में उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है, वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम आएगा। दैट प्रेशर दैट वी कैलकुलेट बाय यूजिंग द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के मुताबिक जितना आना था उससे कम आया। दे विल शो नेगेटिव डिविएशन। इसका मतलब कि नेगेटिव डिविएशन वाले में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब देखो समझने की बात और भी यहाँ, ऑल्दो ये बुक में नहीं है बट फिर भी अगर ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या हुआ, हीट बाहर निकलेगी। यानी कि यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव हीट यहाँ पर बाहर निकलेगी। डेल्टा एच जो है यानी कि एक्सोथर्मिक। अब यहाँ देखो भाई बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बन रहा है, पॉजिटिव डिविएशन वीक, यानी कि हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू, ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है कभी एमसीक्यूज वगैरह में। ठीक है, तो जरा इसका ध्यान रख लेना। तो हमने अब ये कर लिया। अब इसके बाद इस चैप्टर को हम आज ही ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड आफ्टर दिस चैप्टर विल स्टार्ट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी एक चैप्टर जो है थोड़ा सा जिसको मैंने बोर्ड पर नहीं करवाया हुआ है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पढ़ा हुआ है। उसको थोड़ा एक बार 2-4 चैप्टर और हो जाएं ऑर्गेनिक वाले, इनऑर्गेनिक पोर्शन ख़त्म करवा करके, और जब तक आपका कुछ सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सिलेबस में कुछ चेंज तो होगा, देन मैं देखता हूँ कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मैं इसी तरीके से बोर्ड वाले के ऊपर करवा दूँ। ठीक, अभी नहीं करवाऊँगा पर थोड़ा सिलेबस भी करवाना पड़ेगा हमें पहले, और वो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था, आई थिंक काफ़ी बच्चों ने कर लिया था वो। ठीक, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन कर लो, ये आ जाती है बड़ी बार, मीन्स इसी में ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, माइंड में रहेगी, एक बार सुनोगे अगर ध्यान से तो पूरे साल नहीं भूलते। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि माइंड में रहे। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। अगर डेफिनेशन आई और आप इतना भी लिखाते हो तो काफ़ी है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन इज नोन एज एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब ये है क्या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन? इसकी एक प्रॉपर्टी और है ताकि उसको आपको बताऊं मैं। दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कांट बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन मेथड। मीन्स आपको अगर इसमें सोल्यूट और सोलवेंट को अलग करना हो तो डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। डिस्टिलेशन मेथड आपने 9th और +1 में दोनों में किया हुआ है। प्रिंसिपल क्या था, कब काम कर रहा था डिस्टिलेशन मेथड? डिस्टिलेशन मेथड तब काम कर रहा था जब सोल्यूट और सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था कि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा उसके वेपर नहीं बनेंगे, और जिसका लो है बन जाएंगे, उसे हम अलग कर लेंगे। ये हम काफ़ी डिटेल वाला में था कर चुके हैं। ठीक है, ये +2 में तो वैसे नहीं आएगा बट +1 में काफ़ी डिटेल में ये हो चुका था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हुआ था। तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आना। अब क्योंकि इस सॉल्यूशन में, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही नहीं होता सोल्यूट सोलवेंट के, इसीलिए इसे हम
डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ सकता है घुमा फिरा करके एग्जामिनर। अब रही बात एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन की, देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने ले लिया अल्कोहल C2H5OH और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है रफली 78 डिग्री सेल्सियस। अभी डिफरेंस है, और अभी आप इसको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। मीन्स आपके वाटर में अगर अल्कोहल है तो उसको आप डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। बट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेशो लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का मतलब कि इतने अमाउंट में सोल्यूट, इतने अमाउंट में सोलवेंट। एक पर्टिकुलर जैसे कि 10% वाटर और 90% अल्कोहल, इसमें क्या होगा, दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा हो जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों का 100 या दोनों का 78, इन दोनों से अलग होगा बट एक जैसा होगा। मीन्स इट मे बी कि अब मैं इसको थोड़ा 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ कि जब ये 90% और 100% 10% हुए, हो सकता है दोनों को मिला करके अब दोनों का ही, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वो हो जाए 110 डिग्री सेल्सियस, और हो सकता है वो हो जाए 70 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये कैसे बनेगी कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। अभी तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट आया है सॉल्यूशन का वो कैसा आया है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई आया है। इसे बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट सोलवेंट दोनों से हाई हो। तो ये होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द सोल्यूट एंड बोथ सोलवेंट। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, देखो वाटर का 100, अल्कोहल 78, बट दोनों को मिलाया और कितना आ गया 70, यानी कि अब बॉइलिंग पॉइंट दोनों के में सोल्यूट सोलवेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आया। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक, और अब इसमें लास्ट चीज़ कि जो ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है, ये राउल्ट्स लॉ की किस डिविएशन को फॉलो करता है। जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल का ही एक पार्ट है। अब अगर नॉन आइडियल है तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो वो पॉजिटिव डिविएशन हो सकती है या नेगेटिव। अब देखो ये कौन सी डिविएशन होगी, बच्चे क्या है मैक्सिमम नाम सोचते ही पॉजिटिव ले लेते हैं, ये बात गलत है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा, वेपर कम बनेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इवेपोरेशन के लिए। तो जब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो उसी एक हीट पर कम वेपर बनेंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन है उसमें क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी, वेपर कम बनेंगे। इस वजह से ये शो करेगा नेगेटिव डिविएशन। और जो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या होगा कि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है तो लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही वेपर बन जाएंगे, यानी कि जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। उस वजह से क्या होगा, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे प्रेशर भी हाई होगा, देन इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ की पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा। ठीक, और इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर से, बहुत अच्छे जिसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, आपके माइंड को हिला देने वाले उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वो आते भी बोर्ड्स में ही हैं। देखो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वो चाहे प्रदीप की बुक हो कोई भी बुक हो, वो बुक में नहीं मिलने वाले। वो एग्जामिनर बड़े सोच समझ के बड़े मतलब टाइम लगा करके बनाते हैं। बहुत से जो एक्सपर्ट्स होते हैं बैठे होते हैं जिनको 25, 30, 50 साल का एक्सपीरियंस होता है, और एक टीम बनती है तो
उसके बाद वो क्वेश्चन बनते हैं, वो किसी भी कोई आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलते हैं। मैंने जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे सारे इंक्लूड किए हुए हैं। आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो कि सब के सब आप अपने आप सोल्व कर सको। अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं देन यू कैन आस्क मी फॉर डाउट। ठीक है, ओके। तो टुडे हमारा ये आज ऑफिशियली एक तरीके से मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री को एंड कर दिया। एक चैप्टर बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बोर्ड पर नहीं हुआ है, उसको भी मैं ट्राई करूँगा जैसे टाइम मिलता है। अगर स्कूल में टाइम मिला वहाँ करवाएंगे, यहाँ मिला तो यहाँ करवा देंगे। ठीक, और अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट होगी। दैट विल बी मेटालर्जी, मीन्स मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने मेटल नॉन मेटल में, उसी की ही आगे कंटिन्यूटी में इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।